नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदी में निबंध लेखन का जो हमारा विषय है वो है पर्वतीय प्रदेश की सैर। तो निबंध लिखते समय हमें कौन से बातें ध्यान में रखनी है वो हमने अगले निबंध के लेखन में मैंने आपको बताया था। फिर भी आज हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आपको जो प्रश्न पत्र पूछा जाता है उसमें प्रश्न पत्र में निबंध का जो प्रश्न होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न पत्र में 3 विषय दिए जाते हैं। इन विषयों के साथ आपको संकेत भी दिए जाते हैं, यानी कि मुद्दे दिए जाते हैं, और इनमें से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं वो फिर से देख लेते हैं। तो निबंध लिखते समय ये ध्यान में रखें कि किसी एक विषय को चुन लीजिए। उस विषय को चुनें जिसमें आपको अच्छी तरीके से आप जो दिए गए मुद्दे हैं वो अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से लिख सकते हो। तो इसी प्रकार हमें निबंध का चुनाव करना चाहिए। निबंध का प्रारंभ करना चाहिए, विषय से संबंधित होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए। निबंध किसी कहावत, चुटकुले या कविता की पंक्ति के उद्धार से प्रारंभ किया जा सकता है और निबंध के मध्य भाग के मुद्दों के इस प्रकार लिखना चाहिए जिससे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध लिखते समय विषयांतर न हो सके, इसका खास ध्यान रखें। विषयांतर यानी कि जो निबंध हम जिस विषय पर लिख रहे हैं उस विषय को लेकर नहीं और दूसरे विषय में हम चले जाएं लिखते समय, तो इस प्रकार से हमें विषयांतर नहीं करना चाहिए। तो ध्यान में ये बात रखनी है। निबंध का जो अंत होता है वो आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और हृदयस्पर्शी होना चाहिए और निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद लिखने चाहिए। अंत में बात ये ध्यान में रखनी है कि वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए और विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार निबंध लिखते समय हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब हमारा जो विषय है वो है पर्वतीय प्रदेश की सैर, जिसके अंदर जो मुद्दे दिए गए हैं, पहला है प्रवास का आयोजन, दूसरा है मार्ग का सौंदर्य, तीसरा है आवास यानी कि रहने की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है। रहने की व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो हमें प्रवास के लिए बहुत हम प्रवास का आनंद उठा सकते हैं। और प्रवास का जो स्थल है वो देलवाड़ा के जैन मंदिर है और अन्य उसके साथ साथ जो भी उसके आसपास के जो दर्शनीय स्थल होते हैं उसके भी दर्शन किए जाते हैं। उस स्थल पर भी जाकर हम प्रवास का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और छठा है कि मन पर उसका प्रभाव और प्रेरणा। तो यानी कि हम जो प्रवास करते हैं तो आप सभी को कहीं जाते हो प्रवास में तो आपको उसकी याद 2-3 दिन तक रहती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो यादगार प्रवास हमारा जीवन भर हमें याद रहता है। तो इसी प्रकार मन पर उसका प्रभाव और प्रेरणा किस प्रकार से होती है ये देखते हैं। तो चलो आइए हम निबंध की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है प्रवास का आयोजन। तो प्रवास का आयोजन है उसके आधार पर हम किस प्रकार से हमारे जो निबंध है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत किसे आकर्षित नहीं करते। किसी पर्वतीय प्रदेश में कुछ दिन बिताने का आनंद अनोखा होता है। पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में मुझे पिताजी के साथ सौंदर्य धाम आबू जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर जो प्रवास का आयोजन किया गया है तो ये प्रवास के आयोजन में गर्मी की छुट्टियों में पिताजी के साथ सौंदर्य धाम आबू के जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आबू जाने की बात की जा रही है। आबू जाने के लिए प्रवास का आयोजन किया जा रहा है। अब आबू रोड तक की जो यात्रा हमने रेलगाड़ी से की, आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत के दर्शन हुए तो मेरा दिल उछल पड़ा।
उसके सर्पाकार मार्ग पर चढ़ती हुई बस मंद गति से चलने लगी। एक ओर शिला चट्टानों के ऊंचे ऊंचे ढेर थे तो दूसरी तरफ बिहड़ गहरी खाइयाँ, यानी कि बहुत गहरी खाइयाँ थी। जहाँ एक और वह मार्ग इतना भयंकर लग रहा था, वहाँ दूसरी ओर वह कम रमणीय न था। हरे भरे दृश्य और शीतल पवन तन मन को सुखद लग रहे थे। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो है जो मार्ग का सौंदर्य होता है। तो इसी प्रकार आबू जाते समय जो मार्ग में आने वाला जो सौंदर्य है दिखाई देता है कि कैसे सर्पाकार जैसे मार्ग होते हैं, उस पर चढ़ते हैं और जिस प्रकार से मंद गति से यानी धीमी गति से गाड़ी चलती है, क्योंकि सर्पाकार आकार है मार्ग का और आसपास शिला चट्टानी यानी कि बड़े बड़े शिलाओं पत्थरों से गुजरती जा रही है बस, और मार्ग में बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। तो शिला चट्टानी उसे कहते हैं, बड़े बड़े पत्थरों वाले पर्वत होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो और नीचे बहुत गहरी खाइयाँ हैं। तो इसी प्रकार इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कि आवास की व्यवस्था। तो आवास की जो व्यवस्था है उसमें बहुत आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रवास के वर्णन किया गया है उसमें दृश्य और शीतल पवन तन मन को सुखद कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं कि बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के निकट खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 9 बज रहे थे। एक तरफ पहाड़ी प्रकृति खामोशी थी और दूसरी तरफ जीवन की दिलचस्प चहल पहल। सड़कों पर मेटाडोर, जीपे और कारें दौड़ रही थी। पर्यटक वाहनों में सवार होकर आ जा रहे थे। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम भी एक लॉज में जाकर उतरे। पिताजी ने वहाँ एक कमरा पहले से ही बुक किया हुआ था, आरक्षित किया हुआ था, यानी बुक करवाया था। तो इसी प्रकार रहने की सुविधा अगर मिल जाए तो प्रवास का हम अच्छी तरीके से आनंद उठा सकते हैं। आगे है भोजन और विश्राम के बाद हम आबू के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। तो देलवाड़ा है, उसके जो जैन मंदिर है वो बहुत देखने लायक है। वही इस प्रवास का आकर्षण का केंद्र है। चारों ओर कला का साम्राज्य फैला हुआ था। देवरानी जेठानी के मंदिर ने तो सचमुच हमारा दिल जीत लिया। नक्काशी की उतनी बारीकी और शिल्प की सजीवता देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। नक्काशी यानी कि बहुत ही नक्शी काम किया हुआ, बहुत पत्थरों पर बहुत ही बारीकी से उतरा हुआ था। उसमें बहुत सी अच्छी तरीके से बारीकी से शिल्प की सजीवता दिखाई दे रही थी। वहाँ उपस्थित विदेशी पर्यटकों को मैंने उन मंदिरों की कलात्मकता की प्रशंसा करते हुए सुना। एक गाइड ने हमें पूरे विस्तार से बताया कि किस प्रकार तेजपाल और वस्तुपाल ने उन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इसका जो इतिहास है वो तेजपाल है, वस्तुपाल है, दोनों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, या निर्माण करवाना यानी बनवाना। और अन्य जो अगला जो हमारा मुद्दा है वो है अन्य दर्शनीय स्थल, देखने लायक जो अन्य स्थल है वो क्या है। तो अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित मंदिर तथा भर्तृहरि की गुफा भी हमने देखी। उस गुफा को देखकर राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कथा याद आ गई। पिताजी हमें अर्बुदा देवी के मंदिर ले गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा और सूर्यास्त का मनोहर दृश्य भी देखा। एक दिन हमने आबू पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर गुरु दत्तात्रेय के पद चिन्हों के भी दर्शन किए। वहाँ बंधे विशाल घंटे को कई बार बजाकर मैंने उसकी कर्णप्रिय ध्वनि का आनंद लिया। तो बड़ा सा एक घंट है, वो घंट बजाकर कर्णप्रिय, वो उसकी जो ध्वनि यानी कि घंट बजने की आवाज़ थी वो बहुत ही कर्णप्रिय थी।
आनंद उठाने वाले ऐसी आवाज़ थी जो कानों को अच्छी लगती थी। उसका जो कर्णप्रिय ध्वनि था वो हमें आनंद दिलवा देगा। उसके बाद के मन पर उसका प्रभाव, तो प्रवास कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एक सप्ताह बिताकर हम वहाँ से विदा हुए। कितना प्रफुल्लित था मेरा मन। उस पर्वतीय प्रदेश की हवा में निराली मस्ती थी। मैं अपने तन मन में अनोखी ताजगी का अनुभव कर रहा था। आबू के इस प्रवास ने हमें आनंद और उत्साह तो दिया ही था, वहाँ के कलात्मक वैभव की मधुर स्मृतियाँ भी दी थी। तो आज मैंने जो आपको निबंध के बारे में बताया कि पर्वतीय प्रदेश की शहर, जिस आबू का जो वर्णन किया गया है, उस आबू का प्रवास मैंने भी किया है और उस प्रवास का जो वर्णन मैंने यहाँ पर किया है, तो मेरे मन मस्तिष्क पर भी आज तक इसका प्रभाव पड़ा है। आप भी कहीं पर भी प्रवास के लिए जाते हो तो आपके मन पर भी उसकी छवि अंकित हो जाती है, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। तो यहाँ पर हमारा जो निबंध है वो पूर्ण होता है। चलो बच्चों, बाय।